हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू, जिसकी हम सीरीज जारी रखते हुए मैं आपको कंपटीशन के जो एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यूज़ आएंगे इकोनॉमिक्स के, वो लेकर आई हूँ स्टूडेंट। तो ये जो एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट, वो आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी और यूपी पीसीएस और यूजीसी नेट, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इकोनॉमिक्स आपने सब्जेक्ट्स ले रखा है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आए भी हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेकर आई हूँ जो कि आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे जो वीडियोस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं और आपकी कंपटीशन की प्रिपरेशन अच्छे से करवा सकूं। कोशिश जारी है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं हम क्वेश्चन, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आय का आशय क्या है? यानी कि डेफिनेशन इस तरह से राष्ट्रीय आय की नेशनल इनकम है बतानी है। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं। ऑप्शन ए, सरकार की वार्षिक आय। सेकंड ऑप्शन है सरकारी उद्योगों से प्राप्त आय। थर्ड ऑप्शन है एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम आय से। और फोर्थ ऑप्शन है बजट के आकलन से। तो राष्ट्रीय आय का आशय क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ राष्ट्रीय आय, यानी कि डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन सी, क्योंकि राष्ट्रीय आय, जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि एक वर्ष में जो उत्पादन होता है किसका, वस्तुओं और सेवाओं का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके जो अंतिम उपभोग से हमें जो आय प्राप्त होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गई हुई डेफिनेशन कि एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उपभोग से प्राप्त आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिशर राष्ट्रीय आय में उत्पादन के स्थान पर किसको आधार मानते हैं? तो राष्ट्रीय आय में जो फिशर थे वो उत्पादन के स्थान पे, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन फिशर ये मानते थे कि उत्पादन के स्थान पर जो ऑप्शन जो दे रखे हैं, ए ऑप्शन उपभोग, बी ऑप्शन वितरण, सी ऑप्शन विनिमय और फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो फिशर जो मानते थे वो मानते थे ऑप्शन ए उपभोग, क्योंकि वो ये मानते थे कि उत्पादन के स्थान पर कितने लोग उस वस्तु का जो उत्पादित हुई है उसका उपभोग कर रहे हैं, और उपभोग से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय का आधार मानते हैं। तो फिशर जो है राष्ट्रीय आय में उत्पादन के स्थान पर उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यानी कि हमारी जो इंडिया में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किस तरह से मापी जाती है और कौन है जो मापता है। तो यहाँ पर 4 आयोग दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए है योजना आयोग द्वारा, बी वित्त आयोग द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि सेंट्रल, जो इसका पहले नाम था वो ये था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब जो इसका नाम बदल दिया गया है तो इसका नाम ये हो गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि अब इसे ऑफिस कहा जाने लगा है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से क्या मतलब है? देखिए, जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक बार कहीं और उत्पादित होती हैं, फिर उसका राष्ट्रीय आय यानी कि इसकी जो आय प्राप्त होती है उसका भी आकलन कर लिया जाता है, और उसी वस्तु से जब दूसरी कोई नई वस्तु बनती है तो वहाँ पर भी
उसका जो है राष्ट्रीय आय में आकलन कर दिया जाता है, यानी कि उस आय को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में ये बोला गया है कि दोहरी गणना से क्या मतलब है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 बार की गई गणना, 2 व्यक्तियों द्वारा की गई गणना, या एक वस्तु की दोहरी गणना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है एक वस्तु की दोहरी गणना। जैसे कि कृषि में जब हमें कच्चा माल प्राप्त होता है तो कच्चे माल से जो आय प्राप्त होती है हम उसका भी राष्ट्रीय आय में आकलन कर लेते हैं, और उसी माल से, जो कच्चे माल से हम कोई एक प्रोडक्शन करते हैं किसी वस्तु का यानी गुड्स का, तो उसका भी आकलन हम राष्ट्रीय आय में कर देते हैं। तो राष्ट्रीय आय में जो दोहरी गणना की जो संभावना वो बनी रहती है कि 2 बार राष्ट्रीय आय में इसकी इनकम को जोड़ दिया जाता है। तो वही एक ही वस्तु की 2 बार गणना करने से राष्ट्रीय आय में दोहरी जो गणना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप स्टूडेंट ये अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं आपको, और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कुजनेस के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। तो राष्ट्रीय आय मापने की जो विधि है वो यहाँ पर दे रखी है। ए है उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय विधि, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो मापन किया जाता है यानी कि मेजर जो की जाती है नेशनल इनकम, वो की जाती है उत्पादन गणना विधि यानी कि प्रोडक्शन विधि, आय गणना विधि यानी कि इनकम मेथड, और व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। तो आई होप स्टूडेंट इसको अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप मुझे बता देना, तो मैं ये तीनों विधि पर एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि राष्ट्रीय आय का मापन किस तरह से इन तीनों विधियों द्वारा की जाता है। और ये क्वेश्चन कईयों बार आया है, तो आप इस क्वेश्चन को, और ये सारी जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आई हूँ ये स्टूडेंट प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए ही हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न समीकरण में से राष्ट्रीय आय की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राष्ट्रीय आय की पहचान इनमें से कौन सा समीकरण करता है। तो पहला समीकरण है वाई को। देखिए स्टूडेंट मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनमें से जो पूरा है कि वाई को क्या कहते हैं। वाई को कहते हैं यानी कि पूरा आय, राष्ट्रीय आय। तो पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एस। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एक्स। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय की पहचान इस तरह से की जाती है। यहाँ पर जो मैं पहले ये बता दे रही हूँ कि इसका ऑप्शन सही क्या है। ऑप्शन सी इसका सही है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इसको समझ लीजिए कि सी को कहते हैं, देखिए y को तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, सी को कहते हैं कंजप्शन, आई को कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और आई जो होता है इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारी सेविंग के इज इक्वल टू होता है, और जी को कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। तो इन तीनों के सी प्लस आई और जी, इन तीनों के प्लस करने पर यानी कि जोड़ने पर हमें राष्ट्रीय आय मिलती है, जिसमें से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय आय मिल जाती है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में योगदान सबसे अधिक रहा, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि सबसे अच्छा योगदान दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि, बी उद्योग, सी सूचना प्रौद्योगिकी, या डी सेवा। तो इस वक्त जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अच्छा योगदान जो दे रहा है वो दे रहा है सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि जो व्यक्ति जो है अपनी गुड्स और सर्विस का ही राष्ट्रीय आय में मापन किया जाता है स्टूडेंट, उसकी जो अंतिम यानी कि उत्पादन जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसका जो उपभोग होता है, उपभोग से जो हमें आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है। लेकिन सबसे अच्छा जो योगदान दे रहा है वो सर्विसेज, क्योंकि सर्विस जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है राष्ट्रीय आय में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में जो है
सबसे अच्छा योगदान जो है सर्विस मेथड दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जीएनपी से क्या आशय है। जीएनपी का फुल फॉर्म आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि एक देश के व्यक्ति द्वारा किसी देश की आर्थिक सीमा में एक वर्ष में प्राप्त शुद्ध आय का योग। ऑप्शन बी है विदेशों से प्राप्त आय का योग। या ऑप्शन सी है भारतीय द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आय का योग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो ये है ऑप्शन ए। एक देश के व्यक्ति द्वारा किसी देश के आर्थिक सीमा में एक वर्ष में प्राप्त शुद्ध आय के योग को जीएनपी कहा जाता है। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकाली जाती है कि जो एक देश का व्यक्ति है, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि हमारे भारत देश का कोई व्यक्ति है जो किसी देश की आर्थिक सीमा में, किसी भी देश की, या वो अपने देश में कर रहा हो या फिर किसी दूसरे देश में वो काम कर रहा हो, यानी कि भौगोलिक सीमा में। ठीक है, आर्थिक सीमा कहते हैं, भौगोलिक सीमा नहीं स्टूडेंट, सॉरी, आर्थिक सीमा कहते हैं इकोनॉमिक बाउंड्री। तो इस सीमा में एक वर्ष में जो वो उत्पादन कर रहा है वस्तु और सेवाओं के, उसके शुद्ध आय योग को हम जीएनपी में जोड़ते हैं। तो भारतीय द्वारा, चाहे वो हमारे भारत देश में काम कर रहा हो या वो भारत के बाहर जाके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में काम कर रहा हो, उससे जो वो एक साल में आय प्राप्त करता है उस आय को जीएनपी में जोड़ा जाता है। आई होप आपको जीएनपी समझ में आ गया होगा कि हमारे देश का व्यक्ति, चाहे वो हमारे देश में काम कर रहा हो यानी कि आर्थिक सीमा में काम कर रहा हो या बाहर देश की आर्थिक सीमा में काम कर रहा हो, लेकिन एक वर्ष में जो वो उत्पादन करता है और उस उत्पादन से जो वो आय प्राप्त करता है उस आय को जीएनपी में जोड़ा जाता है। इसी तरह से एक जीडीपी भी होती है स्टूडेंट। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब आपको समझ में ही आ रहा है, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, यानी कि हमारे भारत देश में, चाहे वो हमारे भारतीय हो या फिर बाहर से आए हुए विदेशी हो, यानी कि हमारे भारत में ही रह रहे हो, उन दोनों व्यक्ति है वो एक वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन से जो आय मिलती है उस आय को जीडीपी में जोड़ा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है। जीडीपी में अंतर ये होता है कि हमारे देश में ही उत्पादन होता है, चाहे वो हम कर रहे हो या फिर बाहर से आया हो विदेशी, उसकी आय को जीडीपी में जोड़ा जाता है। और जीएनपी में वो होता है जिसमें सिर्फ हमारे भारत के व्यक्ति, चाहे वो यहाँ पर कर रहे हो काम भारत में या फिर वो भारत के बाहर काम कर रहे हो, तो उनके जो उत्पादन से आय प्राप्त होती है उसे जीएनपी में जोड़ा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेकर, जिसमें मैं कुछ ही कम ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास का। तो चलिए मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।